हेलो एवरीवन। मेरे पास ना बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर इनकम टैक्स जैसे सब्जेक्ट की हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, और सर अगर आपके पास कोई नोट्स हैं तो आप वो नोट्स हमें शेयर कर दो। ठीक है। तो मैं इस वीडियो के अंदर ना आपको मैं चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ कि पहले आपको कौन से चैप्टर करने हैं और बाद में आपको कौन से चैप्टर करने हैं, क्योंकि ये जो पूरा सिलेबस ऑफ इनकम टैक्स जो है वो तीन हिस्सों में बटा हुआ है। मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। साथ में इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनकम टैक्स के अंदर अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना है, उसकी लैंग्वेज कैसे, क्या फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट है कि हाँ इसका कोई फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर आपको लिखना होगा। ठीक है। साथ में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि कौन से टिप्स आपको अडॉप्ट करने चाहिए टू गेट दी हाई मार्क्स इन इनकम टैक्स। ठीक है। तो सबसे पहले पहला हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से चैप्टर हमें ये सारे चैप्टर हैं। अगर आप एक बारी स्क्रीन पे देखेंगे तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो हमें कवर पूरे सिलेबस को डिनोट करते हैं। ठीक है। तो मैंने इन सारे चैप्टर्स पूरे सिलेबस को ना तीन हिस्सों में बांटा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की। ध्यान से देखना। पार्ट ए के अंदर ना अगर आप देखो, जैसे कि चैप्टर नंबर है रेजिडेंशियल स्टेटस, है ना, जो अकेला ही, मतलब ये इंडिविजुअल चैप्टर ही कम से कम एग्जाम में अगर आता है तो 15 मार्क्स का आता है। 15 से कभी कभार ये मैंने इवन पास्ट अटेम्प्ट में देखा हुआ है कि मैंने ये 15 मार्क्स से ज्यादा का भी आया हुआ है, यानी 15 मिनिमम 15 मार्क्स तो है ही, बट हो सकता है कि ये 20 मार्क्स का भी, 20 to 25 मार्क्स का भी आ जाए। तो आप समझ सकते हैं कि इसीलिए मैंने ये सबसे फर्स्ट नंबर पे ये चैप्टर आपको बोला है कि फर्स्ट नंबर पे आपको ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, जो कि 15 to 20 मार्क्स, सिर्फ अकेला चैप्टर आप आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप 15 मार्क्स का ये वाले चैप्टर करेंगे, और फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर देखो। सेकंड चैप्टर है आपका एग्जाम इनकम का चैप्टर है, जो कि अकेला चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, जिसके अंदर आपको कम से कम 10 to 15 एग्जाम इनकम्स याद कर लेनी है कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ठीक है। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आ जाता है कि राइट डाउन द एग्जाम इनकम, है ना, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, और जो अगर आता है तो सीधा 15 मार्क्स का आ जाता है। तो इसी, अगर आप ये देखोगे, ये सारे चैप्टर्स ना ये 15 15 मार्क्स के हैं, यानी ये इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं जो एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो 15 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं और जनरली आते ही हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको पार्ट ए बोला हुआ है। फर्स्ट, फिर सेकंड हो गया आपका 15 मार्क्स का एग्जाम इनकम वाला। फिर सिमिलरली हाउस प्रॉपर्टी, जो कि 15 मार्क्स का एग्जाम में यूजुअली पूछा जाता है। उसके बाद क्या आपका कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन वाला जो चैप्टर है, मैं अभी आता हूँ, तो उससे पहले डिडक्शंस का देख लो। डिडक्शंस का आपका चैप्टर है, कौन कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं जो आपकी इनकम के अगेंस्ट में मिलती हैं। तो ये भी मैंने चैप्टर कराया था, जिसके अंदर 80C, 80U, 80 जी, 80D वगैरह बहुत सारे सेक्शंस थे। एक लिस्ट है पूरी, बस उन लिस्ट को आपको याद करना पड़ेगा। वो कैसे याद करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। बढ़िया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्टली एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का ही पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द डिडक्शंस आर अलाउड इन इनकम टैक्स एक्ट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है इसका एग्जाम के अंदर में। तो आप समझ रहे हो, तो यानी सबसे पहले आप क्या समझे, ये सबसे पहले आप पार्ट ए को कंप्लीट करोगे। ये जो पार्ट ए वाले जो चैप्टर्स हैं, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लेना इस वीडियो के अंदर से कि इन चैप्टर्स को आपको पहले रेफर करना है, यानी सबसे पहले आप पार्ट ए कंप्लीट करोगे। सबसे पहले आप पार्ट ए कंप्लीट करोगे। पार्ट ए एक बार आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, आप जाओगे पार्ट बी की तरफ। अब पार्ट बी के अंदर देखोगे, दो चैप्टर मिलाकर एक 15 नंबर देंगे आपको। पार्ट ए के अंदर तो एक चैप्टर ही 15 नंबर दे रहे थे आपको। दो पार्ट बी के अंदर दो चैप्टर मिला के आपको 15 मार्क्स आपको देंगे। जैसे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड है, जो सिक्स पॉइंट है आपका, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम, ये दोनों मिला के एग्जाम में 7.5 नंबर, या फिर कभी अकेला सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पूरे 15 नंबर का आ जाता है, या फिर ऐसा हो सकता है क्लबिंग पूरा 15 नंबर का आ जाएगा, या फिर मिलाकर ऐसा आएगा। यूजुअली ये मिक्स करके ही आता है, यानी 7.5 नंबर की वेटेज रहती है। यानी टोटल इन दोनों को मिला के 15 मार्क्स का पूरा एग्जाम में आता है। सिमिलरली टीडीएस, जो पार्ट बी के अंदर जो नेक्स्ट है, जो टीडीएस और एडवांस टैक्स, ठीक है, ये भी दोनों मिला के 15 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें से इवन जो टीडीएस का मैंने आपको बताया होगा, इनमें से ये वाले जो सेक्शंस है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे कि 194C। 194C ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये हम यूजुअली पूछा ही जाता है। 194C हो गया, 194J हो गया आपका, 194J हो गया, 194I हो गया, 194I,
ठीक है, रेंट वाला होता है ये 194i। तो ये वाले जो हैं क्या जो जो मैंने इवन क्लास में आपके असाइनमेंट्स में भी दिए हुए हैं कुछ, है ना, जब मैंने असाइनमेंट्स करवाए थे तो कुछ मैंने आपको दिए थे, तो वो जरूर आपको कर लेने, ठीक है। बट इनमें से ये वाले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 194 सी जे और आई, क्योंकि ये यूजुअली पूछ ली ही लिए जाते हैं। अब देखो, एक बार आपने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया एंड पार्ट बी कंप्लीट कर लिया, आप इन सिर्फ पार्ट ए और पार्ट बी को कंप्लीट करके ही ना, कम से कम आप 80 मार्क्स, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं क्या बोल रहा हूँ, 80 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं इनकम टैक्स के अंदर, अगर आपने ये ही फर्स्ट से लेके 7 पॉइंट्स जो वाले चैप्टर मैंने बोले हैं, यानी पार्ट ए अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, पार्ट बी कंप्लीट कर लेते हो, तो आप समझो पार्ट ए और पार्ट बी ही ये दोनों मिला के आपके 80 मार्क्स या फिर हो सकता है कि 100 मार्क्स भी कवर कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये जो वीडियो है ये आईपी यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 8 क्वेश्चन वाला फॉर्मेट शायद से नहीं है ना। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर होता है कि 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 8 में से टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, है ना, टोटल 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आपका जो पेपर होता है आपको 75 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है, और आपका जो पेपर आता है टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं 15-15 नंबर के, तो इसलिए टोटल बन जाता है 120 नंबर का पेपर आता है। 120 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से आपको 75 ही अटेम्प्ट करना होता है, यानी आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो सिर्फ आप पार्ट ए और पार्ट बी भी कंप्लीट कर लेते हो ना अच्छे से, मैं बता रहा हूँ, तो भी आप पूरा 75 मार्क्स का, क्योंकि 5 क्वेश्चन ही तो करने हैं ना आपको, तो आप 75 मार्क्स का स्कोर करके आ सकते हो, यानी 100% पेपर आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो। तो इसलिए मैं बोलूंगा आपको पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर आपको पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है। अब क्यों? क्योंकि देखो, पार्ट सी के अंदर देखो, पार्ट सी, अब मैं क्यों कह रहा हूँ, पार्ट सी के अंदर ना 4 चैप्टर मैंने दिए हुए हैं आपको। सैलरी इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, जो बेसिक्स बेसिक्स है, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है। उसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, और बिजनेस एंड प्रोफेशन है, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ना, ये सारे चैप्टर मिला के ना, टोटल मिला के ही 15 नंबर पूछा जाता है एग्जाम में। अब सोचो, ये एक बात सोचो, जो सैलरी का चैप्टर है वो अकेला इतना बड़ा चैप्टर है, आपने पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर, तो सैलरी का जो चैप्टर है वो अकेला ही इतना बड़ा चैप्टर है, जिसके अंदर क्या कहते हैं, आपके 3-4 चैप्टर समझ सकते हैं। तो और आता भी एग्जाम में कम है ना, एग्जाम में आता भी कम है, या तो कभी कभार तो ऐसा भी है कि सैलरी का कभी अटेम्प्ट में क्वेश्चन ही नहीं आया, और कभी ऐसे भी है कि आ जाता है लेकिन 7.5 नंबर का आता है। तो इसलिए मैंने इसको पार्ट सी के अंदर रखा हुआ है, कि आपको अगर ये करना भी है, तो पहले आपको पार्ट ए और पार्ट बी के जो जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं वो पहले आप कंप्लीट करोगे, एंड देन यू विल गो फॉरवर्ड टू पार्ट सी, जिसके अंदर आपको वो भी इस तरह से जाओगे आप, सबसे पहले सैलरी का चैप्टर करोगे, फिर इंट्रोडक्शन का चैप्टर करोगे, फिर उसके बाद में हो गया तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चैप्टर करोगे, और बिजनेस एंड प्रोफेशन में से भी मैं बता देता हूँ आपको, कुछ एक सेलेक्टेड टॉपिक करना है, और ज्यादा नहीं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक बस ये कॉन्सेप्ट कर लो, डेप्रिशिएशन वाला, डेप्रिशिएशन वाला। मैं अगेन बोल रहा हूं, ये जो समरी मैं आपको बता रहा हूं, ये विद एक्सपीरियंस और पास्ट टाइम के एनालिसिस के बेसिस पे मैं बता रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि इस बार अटेम्प्ट चेंज हो जाए, क्योंकि 1% ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि कभी कभार आईपी यूनिवर्सिटी क्या करती है, हर 5 अटेम्प्ट या हर 6 अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ चीजों को चेंज कर देती है, कुछ एक क्वेश्चन नया लेके आ देंगी। तो अगर कल को बिजनेस एंड प्रोफेशन का एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो तुम मेरे को ब्लेम मत करना कि हाँ कि सर आपने तो बोला था बिजनेस एंड प्रोफेशन का आएगा ही नहीं, और आप तो ये आ गया, है ना, और वो भी डेप्रिशिएशन का क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सिर्फ अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन करना भी है, तो सिर्फ डेप्रिशिएशन का कॉन्सेप्ट कर लो कि कैसे डेप्रिशिएशन की कैलकुलेशन होती है इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है, सिर्फ यही कर लोगे तो बहुत है। ये मेरा पास्ट अटेम्प्ट का एनालिसिस है, और यही रिपीट होता है जर्नली, ठीक है। अब उसके बाद अगर आ भी गया तो क्या कोई दिक्कत थोड़ी है यार, कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 करने हैं, मत करना ना 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो वैसे भी यूनिवर्सिटी आपको अलाउ कर रही है ना कि नहीं करना, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। अच्छा, एक कैपिटल गेन का मुझे बताना था, कि यहाँ पे जो कैपिटल गेन है उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है, जैसे कि जो कैपिटल गेन का आपको अटेम्प्ट करना है वो है, एक तो शॉर्ट टर्म और क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में डिफरेंस क्या होता है, वर्सेस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वर्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है।
और एक क्वेश्चन था आपका जो मैंने क्लास में करवाया था शेयर्स वाला, कि शेयर्स को खरीदा फिर उसके बाद में 1 साल के अंदर ही बेच दिया, है ना? 1 साल के अंदर ही बेच दिया गया था, जिसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, वो निकालने के लिए बोल दिया जाता है ना? तो ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, आप पास्ट अटेम्प्ट के पेपर में देख लेना, आपको मिल जाएगा वो पेपर, ठीक है? और अगर नहीं करते हो तो एटलीस्ट ये कर लेना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में डिफरेंस क्या होता है, कैपिटल असेट क्या होती है ना? व्हाट इज कैपिटल असेट, और कैपिटल असेट के अंदर कौन कौन सी चीजें नहीं आती हैं, और वो जो ईयर वाला कैलकुलेशन था कि 1 साल किसके ऊपर एप्लीकेबल है, 2 साल किसके ऊपर एप्लीकेबल है और 3 साल किसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो कैपिटल गेन में सिर्फ इतना भी कर लोगे तो मतलब ये आप ये समझो कैपिटल गेन में तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इतने ही टॉपिक से आपको 15 नंबर मिल जाएंगे, तो कौन कौन सा करना बेटर है, ये करना बेटर है ना, ठीक है? आई होप आपके ये डाउट्स क्लियर होंगे कि आपको कैसे, अब आपको इतना तो पता लग गया होगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आप पार्ट ए कंप्लीट करोगे, फिर आप पार्ट बी की तरफ जाओगे, और फिर एक बार ये आपने पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट कर लिया तो आप फिर जाएंगे पार्ट सी की तरफ, ठीक है? उससे पहले आप पार्ट सी को छुएंगे भी नहीं, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट यूनिट के अंदर ही आपको फर्स्ट या सॉरी सेकंड यूनिट के अंदर ही आपको सैलरी का चैप्टर मिल जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन का चैप्टर मिल जाएगा, जो कि आपको अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो आपको लास्ट में ही करने हैं। तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। सेकेंडली आपको कौन से नोट्स रेफर करने हैं। आप अपने नोट्स, अगर आपने कोई क्लास में नोट्स बना रखे हैं वो आप रेफर कर सकते हो, किसी भी ऑथर की आपको रेफर करनी है, कोई बुक रेफर करनी है, आपने कोई परचेज करी हुई है वो आप रेफर कर सकते हो एग्जाम में पढ़ने के लिए। मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं और कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कैपिटल गेन और बिजनेस एंड प्रोफेशन का मैंने बता दिया आपको कि कौन कौन से टॉपिक करने हैं। बाकी के तो आपको सारे ही करने हैं, है ना? बाकी के तो आपको सारे ही करने हैं, क्योंकि अब जब चैप्टर ही मैंने आपको सेलेक्टेड बता दिया कि पार्ट ए में पहले करना है और पार्ट बी में बाद में करना है, तो आप थोड़ा सा ढंग से तो करोगे ना, ठीक है? मोreover मैं आपको क्या करूंगा, मैंने कुछ अपने एक समरी बुक बनाई है, उस समरी बुक को मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का चैनल का नाम क्या है? टेलीग्राम के चैनल का नाम है सीए रोहित, सीए रोहित ऑफिशियल। ये आपके टेलीग्राम के चैनल का नाम होगा, आप ये आप रेफर कर सकते हैं। तो ये चैनल का नाम है आपका, है ना? आप ये टेलीग्राम के चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। इसी चैनल पे मैं आपको वो जो बुक है जो मैं प्रिपेयर करूँगा, मैं अभी विद इन 2 to 3 आवर्स के अंदर मैं वो जो बुक है वो मैं शेयर कर दूंगा इसी चैनल के अंदर, तो आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। वो समरी बुक होगी, डिटेल्ड बुक नहीं है, बट वो यस वो समरी बुक है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो उस बुक के थ्रू आप काफ़ी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, ठीक है? और ज़्यादा पेजेस नहीं है, आई थिंक 30 to 40 पेजेस होंगे बस, और कुछ उससे ज़्यादा पेजेस भी नहीं है बस, क्योंकि समरी बुक है ना वो, ठीक है? तो आपको ये भी पता चल गया कि कौन से नोट्स रेफर करने हैं, है ना? इसके बाद आपको एग्जाम में कैसे लिखना है मैं ये भी बता देता हूँ आपको, एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करना है। अगर कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, तो देखो प्रैक्टिकल का तो वैसे ही अटेम्प्ट करोगे आप, जैसे जो फॉर्मेट वगैरह मैंने क्लास में बताया हुआ है, या फिर जैसे भी करना होता है। जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस का एक है कि इनकम कैलकुलेट करनी होती है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट रेजिडेंट के फॉर्मेट में वो लाइन डाल के आप जब वो सेपरेटली आप सब सारी कैलकुलेशन करते हैं, तो वो तो वैसे जो फॉर्मेट दिया हुआ है वैसे ही करोगे। बट अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आपको कैसे रेफर करना है, उसको कैसे स्टार्ट करना है, वो बाकी तो देखो जैसे आप लिखोगे वो अपनी लैंग्वेज में आप लिखना, बट एक तरीका है जिसका लिखने का, एक फॉर्मेट है, वो मैं आपको फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? एक सेकेंड बस मुझे देना। ओके, ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है कि इस तरह का आप फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब ये फॉर्मेट क्या है मैं आपको समझाता हूँ, देखो पहले पहले ये वाला फॉर्मेट देखो। जैसे कि एग्जाम इनकम वाला क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि एग्जाम इनकम आप जो भी इनकम टैक्स के अंदर दी हुई है वो आप लिखो। तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन, जैसे आपको पता है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम इनकम होती है, तो डायरेक्टली आप ऐसे मत लिखो कि हाँ कि एग्रीकल्चर इनकम, सीधा फर्स्ट नंबर पे एग्रीकल्चर इनकम, फिर सेकंड नंबर पे आपका जैसे कि इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, है ना? फिर इनकम फ्रॉम एचयूएफ हो गया, ये भी एग्जाम होती है जो मेंबर्स के हाथ में और पार्टनर्स के हाथ में। तो अब ये देखो, ये जैसे मैंने क्या बोला कि आपको अगर कोई सेक्शन याद है ना? अगर वैसे तो मैंने आपको बोला था कि सिर्फ एग्जाम इनकम का सेक्शन याद कर लेना, और कुछ एक दो और सेलेक्टेड मैंने सेक्शंस बोले थे जो आप याद कर लेना, बाकी आपको सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बट अगर आपको याद है या कोई ऐसा भी कोई थ्योरी आ जाती है जिसका सेक्शन आपको याद है, जैसे क्लबिंग प्रोविजन का याद है या फिर अदर सोर्सेज का याद है या जो भी सैलरी का याद है या कोई भी ऐसे याद है, जैसे इसी का मान लो कि अगर आपको सेक्शन याद है, तो सेक्शन अगर आपको याद है तो आप ऐसे लिखेंगे एज पर सेक्शन, यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। इस तरह का फॉर्मेट आप फॉलो करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो आपकी खुद की लैंग्वेज है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लॉ की लैंग्वेज लिखनी है, आप जैसे लिख रहे हो वैसे ही लिखो, जैसा जितना आपको आंसर आता है वैसे ही लिखो, बस इस फॉर्मेट में उतार दो उसको। अब ये कैसे फॉर्मेट है, इसमें देखो स्टार्ट आपको ऐसे करना है कि एज पर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपका जो इनकम टैक्स एक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं वो 1961 वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट आती रहती है बहुत सारी, हर ईयर हर बजट के बाद आपकी अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। एज पर सेक्शन 10, अगर आपको सेक्शन याद है, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, फॉलोइंग फॉलोइंग एग्जम्प्ट इनकम्स आर गिवन। फिर उसके बाद में जो भी आपके पास, आपको जो भी अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आपको 15 10 टू 15 या 12 भी अगर आप इनकम अगर आपको याद है तो आप लिख के आ जाओगे तो आपको गुड मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इन केस अगर आपको सेक्शन याद नहीं है, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आ जाता है थ्योरी का और आपको सेक्शन याद नहीं है, तो आप उसके क्या करेंगे, आप कैसे राइट करेंगे, एज पर प्रोविजन प्रोविजन गिवन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। आप ये लैंग्वेज को वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी ऊपर वाली जो लैंग्वेज है इस लैंग्वेज में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी स्टार्ट वहीं से हो रहा है, देखो एज पर सेक्शन 10, और अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो एज पर प्रोविजन गिवन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये वाली लाइन आपको चिपका के आ जानी है, यानी कॉपी पेस्ट करनी है बस, ठीक है। बाकी जैसे आप करते आ रहे हो वैसे ही करना है, बस स्टार्ट आप ऐसे कर देंगे और फिर उसके बाद में अपना जो आंसर है, आपको जो भी आपका आंसर है थ्योरी के क्वेश्चन जो है वो आपको इस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। बाकी वैसे ही फॉर्मेट रहेगा, अगर आपका पॉइंट्स में आंसर है तो पॉइंट्स में लिखोगे, अगर पॉइंट्स में नहीं है, जैसे अगर आपका जर्नल पैराग्राफ में आंसर है तो पैराग्राफ में आप लिखेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारे पॉइंट्स में ही लिखने हैं, पॉइंट्स में लिखना वैसे अच्छी बात होती है, बट अगर पॉइंट्स में अगर कोई आंसर आपका नहीं है ना, तो उस केस में जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ठीक है, उसमें डिफरेंस आ जाता है, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, एज पर प्रोविजन गिवन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन सी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वो आप डिफरेंस बता दोगे, बता के आ जाओगे, ठीक है। और बस इतना ही, अगर आपकी और कोई क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, और या फिर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं तो मैं उस अगर वो क्वेरीज ज़्यादा होंगी तो मैं उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप इन पे ये टेलीग्राम चैनल है रोहित, सी ए रोहित ऑफिशियल, आप इसको ज्वाइन कर लें, जिसपे मैं सारे नोट्स जो इवन फ्यूचर में अगर कोई वीडियो मैं क्रिएट करूँगा या कोई नोट्स वगैरह शेयर करूँगा तो मैं इसी पे शेयर करूँगा, ठीक है। और ये अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे मेरा इंस्टाग्राम आईडी और लिंक्डइन आईडी, तो आप इस पे भी मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह होते हैं तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।